ادارے को मजबूत करे। और उसके अलावा मैं एक और चीज पे आज बात करना चाहता हूं। कैंपेन मेरे खिलाफ जब से मैं हुकूमत से गया हूं, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलके फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है और हमें मीडिया के अंदर पूरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं। हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो उन्होंने नाम लिया था उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं। 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं। और ये है 10 साल पुरानी चीजें, हम सारा रिकॉर्ड देते हैं। उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, FIA को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है कि फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है। और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है और फिर ये तोशाखाना सामने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। वो नैब में केस है और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते। और जो निकाल सकते चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें आया, एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए। लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की FIA ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं आप पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको
اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ان کا جو طور طریقہ ہے، یہ جو جیو گروپ ہے، یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے، اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے، یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے، اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی، جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے، آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے. لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے. تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے، اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی، اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا، اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا، تینوں جگہ کے اوپر. اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی، آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے. اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا، کیوں اس کی جان خطرے میں تھی، یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے. اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی، تو اس کو کینیا جانا پڑا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے، یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب ہی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تب ہی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ، اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے. ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے، اور یہی نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا، میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے. تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے، اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے، یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ، اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو، ایک سینیٹر کو، ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو، اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے، اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی. عام آدمی تو کوئی سوچ بھی نہیں پھر سکتا کہ طاقتور کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اسے انصاف ملے گا. تو یہ ایک ملک کے ڈیفائننگ مومنٹس ہے، فیصلہ کن وقت ہے ہمارے ملک کا. اور اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں، انصاف دے کے. انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی. جب میرے پاس حقوق ہوں گے تو وہ مجھے آزاد کرے گا. یہاں کے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برطانیہ کے اندر 50 سال پہلے میں نے دیکھا مزدور پاکستان سے گئے کام کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے،
हकूक उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि वहां लोग आजाद हैं। हमारे पाकिस्तानी वहां ज्यादा आजाद हैं, निचले तबके के लोग वहां ज्यादा आजाद हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन है। देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो खुशहाल हो जाते हैं, वो उनके बच्चे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, क्योंकि जो माशरा है वो मौका देता है लोगों को ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो इंसाफ देता है, वो लोगों के हकूक की हिफाजत करता है। तो पाकिस्तान में भी वो वक्त है कि हम इस मुल्क को अब एक आगे लेके जाएं। यानी ये जो मुश्किल आजकल दौर है और ये जो चोर ऊपर मुसल्लत है, इसमें से जो इस अंधेरी रात में से ये जो रोशनी अब ये है कि शायद हमारा इंसाफ का निजाम काम करना शुरू कर दे, शायद हमारा इंसाफ का निजाम कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे दे जब वो ताकतवर के सामने खड़े होते हैं। और यही मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, अजीम नारा था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो इंसान को आजाद करता है, कि जब वो स्वाय अल्लाह के इंसान जब किसी के सामने नहीं झुकता, वो इंसान आजाद हो जाता है। और फिर जो कानून होते हैं उसी ला इलाहा इल्लल्लाह का जो फलसफा है, वो फिर इंसाफ और अदल और इंसाफ के कानून वो फिर इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, आजाद कर देते हैं। तो अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में लोगों को, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए हम मकरूज हैं, इसलिए हम दुनिया में बाहर कर्जे मांगते फिरते हैं, इसलिए आज ये जो 75% पाकिस्तान की अब रिस्क फैक्टर बन गया है कि हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। तो ये वजह ये नहीं है कि मुल्क में वसाइल की कमी है, वजह नहीं है कि हमारे लोग टैलेंटेड नहीं है, ये बाहर जाके बड़े बड़े काम करते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी नहीं है, क्योंकि अदल और इंसाफ नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, और मैं और कौम को आज कहता हूं कि इंशाअल्लाह आप सब ने तैयारी करनी है पिंडी की, और मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपको बता दूंगा कि वो कौन सा दिन है जब हम सब पहुंचेंगे पिंडी, और इंशाअल्लाह फिर वहां जाके अगला अपना प्लान हम करेंगे। लेकिन जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा, हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम सारी वो चीजें करेंगे जो कि हमारा आइन हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान